तो ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ग्रेविटेशन। और नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रेविटी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग पढ़ाई करेंगे इसमें। और जो मेनली हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं कि उसका ग्रेविटेशन फील्ड कैसा होगा। और इसको हम लोग मेनली इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद ही पढ़ते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोस्टैट्स में फॉर्मूलेस हम लोगों ने पढ़े हैं, याद किए हैं, वो सारे के सारे यूज़ हो सकते हैं ग्रेविटेशन में। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा कर के डिराइव करने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा का सारा चीज़ पहले से ही हमारे पास डिराइव किया हुआ है। उस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इन अ शॉर्टकट। और कई टेक्स्ट बुक में तुम्हें ये ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो 11th में देखने के लिए मिलेगा। और अगर तुम लोग इंस्टीट्यूट्स वगैरह ज्वाइन करोगे तो उसमें वो 12th में पढ़ाए जाते हैं। इसी रीज़न के कारण से अभी मैं जो बताया, और जैसे दिखेगा पता भी चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 लेक्चर जाएगा और 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेविटेशन का भी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, कितना टफ है, इजी है, और इसका इम्पोर्टेंस जेई में कितना है। ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और बहुत कम भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मीडियम लेवल में मान सकते हो। और इस पे जेई में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लगभग 30% मैं मानता हूँ। देखो जेई में तो कुछ भी हो सकता है, हर एक बार मैं यही बोलता हूँ। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो मुझे 40% के 30 to 40% के आसपास में लगता है। कभी कभी क्वेश्चन आ भी सकते हैं, कभी कभी नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन 100% आएंगे, उसमें ना का सवाल ही नहीं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 100% क्वेश्चन आएंगे, ना का सवाल है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा है। और ग्रेविटेशन में जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं, बाद में उसको कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूला आएंगे जो थर्ड लेक्चर में हम लोग, या फोर्थ लेक्चर जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू टेक, उस पर डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे। और जो लास्ट में हम लोग लेक्चर्स पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा, कैप्लर्स लॉ होगा और इलेप्टिकल पाथ होगा। तो वो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जो चीज़ें होगी वो जनरल जनरल होगी, बहुत ही आसान आसान सा चीज़ तुम्हें देखने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर। तो बहुत बेसिक बेसिक सा चीज़ है कि ग्रेविटेशन का खोज कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। अब देखो, दो तरह की चीज़ें होते हैं। एक तो होता है फॉर्मूले, और फॉर्मूले का डेरिवेशन। फॉर्मूला जो है वो दो तरीके से निकाला जाता है, एक डिराइव करके निकाला जाता है, एक एक्सपेरिमेंट से वैल्यूज लेकर के निकाला जाता है। एक्सपेरिमेंट बार बार किया जाता है और उनसे सेट किया जाता है कि वो क्या वो वैल्यूज को सेट करा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, बराबर ये बात बोल रहे हैं। तो इससे मुझे फॉर्मूला निकल करके आ जाता है। तो उसी जो फॉर्मूलेज एक्सपेरिमेंट डेटा से निकलते हैं उसे हम लोग लॉज बोलते हैं। तो ग्रेविटेशन का भी लॉ आया था। और ग्रेविटेशन लॉ क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, अभी तुम्हें पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं अभी स्टार्टिंग में हल्का सा बताऊंगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, और धीरे धीरे करके हम लोग आगे चलते जाएंगे। तो स्पेस में अगर कोई भी दो मासेस रखे होंगे, m1 मास और ये m2 मास, तो ये दोनों मासेस क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, अगर हम लोग r एज्यूम कर लें या मान लें, तो बोला गया कि इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो इस डायरेक्शन में लगेंगे, और इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो इस डायरेक्शन में लगेंगे। मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ऐसा बोला जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं तो डायरेक्शन के साथ हमें पता चल गया। तो ऐसा बोला गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, चाहे वन चाहे टू का बोले, वो मैग्नीट्यूड में सेम होता है। और इक्वल्स टू, इसको अगर मैं एफ बोल रहा हूँ, तो ये जो एफ है, दिस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड दिस एफ इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम लोग क्लब करते हैं तो एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी m1
m2/r², ऐसा फॉर्मूला। तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एफ इज मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे निकाला जा सकता है? एफ वेक्टर फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल्स टू, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलो, r12 GM1 M2 into R vector by R cube। इस डायरेक्शन में, हाँ, R12 वेक्टर। r12 वेक्टर आ जाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू जाएगा GM1 M2 डिवाइडेड बाय r²। और डायरेक्शन के लिए r12 कैप ले लेते हैं, और कैप को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? GM1 M2 बाय r² r1 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इट इज r, ऐसा। तो मैं तो बोलूँगा इस फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और वेक्टर को अगर हम लोग अपोजिट कर देते हैं तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाता है, इस जगह पे नेगेटिव साइन आ जाता है अगर मैं इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। बराबर, तो बहुत सारे टेक्स्ट बुक में माइनस साइन को इंक्लूड करके दिया जाता है क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो इधर होता है। ये आर वेक्टर है मान लो, तो फोर्स हमारा कैसा लिखा जाएगा? फोर्स वेक्टर विल बी इक्वल्स टू GM1 M2 डिवाइड बाय r² और r वेक्टर माइनस साइन के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट है माइनस साइन का। तो हमें किस तरीके से याद रखना है? हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हम लोग को तो चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन बोर्ड के लिए इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में करके देना, ठीक है? r12 का डायरेक्शन दिखाना, दिखाने के बाद फिर फोर्स का डायरेक्शन दिखाना, ऐसा। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गया दैट दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और यही हमें याद रखना है। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बस दोनों जो मासेस हैं एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट ही करेगा, इसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज का फंडा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैट में अट्रैक्ट भी करता था, रिपल्सन भी होता था, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता था। मान लो कि तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो मासेस हैं वो ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करता है, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो काइंड ऑफ ये सिस्टम को वो फॉलो करेगा, नॉट दिस वन। ग्रेविटेशन में ये सिस्टम होता ही नहीं। तो इसमें फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? के Q1 Q2 बाय r², और इसमें हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? GM1 M2 बाय r²। और तुम्हें देख करके ही इन दोनों फॉर्मूलेज में सिमिलरिटीज नजर आ रहे हो, है कि नहीं? और इसी सिमिलरिटी के कारण से इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले जो भी है हमारे पास, वो हम लोग इसमें यूज कर पाते हैं ग्रेविटेशन से। ठीक है क्या? तो हाँ सर। हाँ, जी का वैल्यू कितना होता है? इस जी का वैल्यू बताओ। 6 पॉइंट सर 6.67 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
और इसमें यूनिट होगा, मैं यूनिट को लिखा नहीं हूँ। सभी को एक बार जी का मुझे डायमेंशन बताकर निकाल के बताओ। डायमेंशन फटाफट सभी को निकाल, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो सभी ने बिल्कुल सही निकाला होगा, इजी है। इसका मैं डायरेक्ट डायमेंशन लिख देता हूँ। डायमेंशन तुम लोगों ने निकाला m रेज टू पावर -1 l रेज टू पावर 3
एंटी रेज़ टू पावर -2 ये इसका डायमेंशन। ठीक है, और ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। ग्रेविटेशन कैसा, लॉन्ग रेंज फोर्स है ना, लॉन्ग रेंज फोर्स काफ़ी दूर दूर तक लगता है। जैसे कि अर्थ देख लो, सन देख लो, कितना डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा, फिर भी फोर्स लग रहा है। इससे भी ज़्यादा दूर जो भी दूसरे प्लैनेट्स हैं तो और भी दूर है, एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो जो चार्ज के कारण से फोर्स होता है वो उतना ज़्यादा लॉन्ग रेंज नहीं होता, वो शॉर्ट रेंज होता है। जो चार्ज आसपास में ही रखे होंगे तभी जाकर के वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लाएगा। तो सबसे लॉन्ग रेंज फोर्स में हमारा ग्रेविटेशन फोर्स ही आता है। और फिर ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, सेंटर पे लगा, है ना। जैसे कि एक सर स्फेयर है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर? सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो ये जो है वो इस सेंटर पे फोर्स लगाएगा, बराबर। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई स्फेयर है तो स्फेयर का सेंटर हो जाएगा, उसी पे ऊपर फोर्स लगाता है वो। और ये इन दोनों के बीच में स्पेस कैसा है इस बात पे डिपेंड नहीं करता, पानी में डुबो दिए हो या फिर कुछ भी नहीं है, एयर है। फोर्स इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम के इंडिपेंडेंट है। और फोर्स क्या, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। और क्या बातें हैं इसमें, आ, बस इतना ही आई थिंक, और कोई प्रॉपर्टीज तो मिस कर नहीं रहा हूँ। सर पॉइंट मास के लिए भाई। ये जो मैंने फोर्स बताया है इसको हम लोग और भी ज़्यादा डेप्थ में समझेंगे, सीखेंगे। ये जो फोर्स है डायरेक्टली एक छोटे से मास के लिए हम लोग बोल रहे हैं, है ना। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे m1 m2 बोथ आर पॉइंट मासेस। अगर एक्सटेंडेड बॉडी हो तो भी हमारा फॉर्मूला लग जाता है, तो भी हमारा फॉर्मूला लग जाता है और आंसर हमारे सही आते हैं। लेकिन हम लोग वो फॉर्मूला पॉइंट मासेस के लिए बोलते हैं। अब क्यों लग रहा है और क्यों आंसर सही आता है ये हम लोग आगे जा कर के पढ़ेंगे। आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैंने तुम्हें ये बताया है कि सॉलिड स्फीयर के कारण से आउटसाइड में कोई भी पॉइंट हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक पॉइंट चार्ज की तरह ही आंसर देता है ना। उसीलिए यहाँ पे भी जो सॉलिड स्फीयर है वो आउटसाइड में दूसरा सॉलिड स्फीयर रखा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा एक पॉइंट मास के इतना ही लगाएगा। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और क्वेश्चन ऐसे हैं, सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। दो मासेस हैं, एक 4m मास और एक m मास। और पूछा गया कि किस जगह पे एक थर्ड मास को रखना चाहिए, m डैश को, ताकि वो मूव ना करे। फाइंड द पोजीशन ऑफ m डैश such that it stays in equilibrium, बराबर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो l देखेंगे। सॉल्व कर, बहुत इजी क्वेश्चन दिया तो सभी ने कर ही लिया होगा और इसमें कुछ खास है नहीं। बस मुझे ये करना है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में रहे तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस पर एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा
ये F1 होगा और इस पे इस डायरेक्शन में दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस m मास के कारण से। तो अगर ये डिस्टेंस को मैं x लेता हूँ, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, that will be L माइनस ऑफ x। तो F1 फोर्स और F2 फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल। और F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर L माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू G m1 m2 सॉरी m डैश बाय आर स्क्वायर। जी एम कैंसिल आउट कर लो, एम डैश भी कैंसिल आउट कर लो, ये हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू L माइनस ऑफ x का स्क्वायर। और इसको जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो प्लस माइनस ऑफ x इज इक्वल टू L माइनस ऑफ x होगा और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, L/3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, तीन मासेस हैं जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं r रेडियस में और तीनों का मास m है और तीनों सेम स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है v से, रेडियस r। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड v। v कितना होगा ये निकाल। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्योंकि ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई भी एक पार्टिकल, वो क्यों कर रहा है, रीज़न ये है कि एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिल्कुल हाँ। और क्या इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, बिल्कुल हाँ। तो जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और ये एफ नेट कितना होगा, दिस नेट फोर्स विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ एफ। और एफ का वैल्यू कितना होगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। क्या मुझे ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो कंपोनेंट लो, ये एंगल है 30 डिग्री, आर cos 30, तो ये 2r cos 30 हो जाएगा। पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √3r का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या, cos 30 √3/2 होता है ना, स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा √3 हाँ सर। GM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3r स्क्वायर। ये आ गया नेट। क्या इसी को मैं m v स्क्वायर बाय r के बराबर कर दूं, क्योंकि r रेडियस में रोटेट कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। m से m एक कैंसिल आउट होगा और एक r से r जाएगा, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, √ऑफ जी m डिवाइडेड बाय √3 नीचे आ जाएगा और ये आएगा आंसर। तो क्यों आया तुम लोग का, सर मैंने 2 ऊपर नीचे कैंसिल किया था, वो वापस से नीचे स्टेप पे 2 ला दिया। तो कैंसिल किया था वापस से लेके आ गया। हाँ तो देख लो एक बार फिर से, यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे थे, एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो ये √3f हो गया और नेट फोर्स √3f। फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है मुझे। तो ये तो रेडियस है और ये एंगल है 30 डिग्री, तो कंपोनेंट के लिए r cos 30
cos 30 कितना होता है √3/2, और डबल लेंथ है 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये r√3 आ गया, और r√3 का मैं होल स्क्वायर कर लूँगा तो 3 आ जाएगा, 3r², और ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो नीचे √3 आएगा। और ये क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इस पर, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और रेडियस r है, तो हो जाएगा mv²/r, रेडियस r मास m ही रहेगा। इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। बोला गया 2 मासेस थे, एक मास है m1 और एक मास है m2, ठीक है, और ये अभी जो है r डिस्टेंस पे था। तो बोला गया if the masses are released from rest, then find their velocity when the distance between them becomes half of initial, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। और क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि फाइंड देयर रिलेटिव वेलोसिटी when the distance between them is half of initial, ठीक है। दोनों लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करो, काफ़ी बढ़िया। ऐसा करते हैं कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैं d ले लेता हूँ। अच्छा, देखो, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन के मेथड से, जो कि हम लोग जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सीखेंगे तो उस समय करेंगे, और एक फोर्स के मेथड से कर सकते हैं हम लोग। तो दो चार्जेस, दो मासेस हैं m1 एंड m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट से किसी इंस्टेंट पे r हो चुका है, तो इस पर फोर्सेस लग रहे होंगे इस डायरेक्शन में और इस पे इस डायरेक्शन में। मुझे इस फोर्स से मतलब है, इस फोर्स को देख रहा हूँ, और ये जो फोर्स होगा इस पे फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2/r²। और अगर ये फोर्स होगा तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, that force is equals to mass into acceleration। ऐसे, और acceleration इधर से आ जाएगा, that is g m2/r², ऐसा। और ये acceleration अगर आया है तो इस acceleration से हम लोग velocity निकाल सकते हैं, बराबर। लेकिन इसमें r क्या हो रहा है, घट रहा है हमारा, r हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। और साथ ही साथ किसी भी टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी जब वो क्लोज आ चुका होगा, तो इसका भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा v1, और इसका भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा v2। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो v रिलेटिव कितना हो जाएगा, v1 प्लस ऑफ v2, दिस विल बी आवर रिलेटिव वेलोसिटी। और क्योंकि इधर एक्सेलरेशन आ रहा है तो मैं इसको क्या लिखता, dv/dt, क्योंकि यहाँ पे टाइम का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, r दे रखा है, तो v dv/dr मैं इसको लिखता हूँ।
वी डी वी बाय डी आर में इसको लिख। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इसका होता है। मुझे तो वी रिलेटिव मांगा है, और वी रिलेटिव अगर मांगा है तो मैं ऐसा करता हूँ कि ए रिलेटिव निकाल लेता हूँ। सो ए रिलेटिव विल बी इक्वल्स टू ए वन प्लस ऑफ ए, और ए वन का वैल्यू कितना हो जाएगा जी एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और ए टू का वैल्यू हो जाएगा जी एम वन बाय आर स्क्वायर, हो जाएगा जी एम वन प्लस एम टू बाय आर स्क्वायर। क्या सही है ये चीज़? समझ में आया सबको? अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा कैसे, v डी वी बाई डी आर से इज इक्वल्स टू जी एम वन प्लस ऑफ एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वेलोसिटी वाले टर्म को मैं एक तरफ रख लेता हूँ और आर वाले टर्म को एक तरफ रख लेता हूँ, एम वन प्लस ऑफ एम टू इंटीग्रेशन वन बाय आर स्क्वायर। और जब स्टार्टिंग में, अच्छा ये यहाँ पे वेलोसिटी क्या दे रहा है, ये जो वेलोसिटी मुझे मिलेगा रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा, क्यों? कि मैंने एक्सेलरेशन रिलेटिव वाला लिया है ना। तो कितना आ जाएगा बोलो? इसका स्टार्टिंग में रिलेटिव वेलोसिटी कितना था, 0, और स्टार्टिंग में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, d। और जब डिस्टेंस उन दोनों के बीच का d/2 हो जाएगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी जो होगी वो v रिलेटिव होगी, ये मुझे निकालना है। तो आएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू एम टू, और 1/r स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r रेज टू पावर माइनस 2 है तो प्लस 1 जाएगा, माइनस आ जाएगा, और लिमिट इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट करना है। पहले लोअर लिमिट को पुट कर लेते हैं, 1/d माइनस ऑफ बाई डी। तो इधर से क्या आ जाएगा हमारा, जी एम वन प्लस ऑफ एम टू, और साथ ही साथ क्या आएगा बोलो, कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये माइनस ऑफ -1/d। 1/d आएगा, और वेलोसिटी आ गया रूट अंडर में दिस मच। तो मुझे बताओ, अंदर तो नेगेटिव साइन आया है ना, क्या ये इमेजनरी नहीं हो गया? इमेजनरी हो गया ना ये। अच्छा 2 इधर था, मैंने इस 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई नहीं किया, इधर एक अच्छा इस तरफ तो माइनस में आ रहा है रूट अंडर में, ये तो गलत आंसर है। बोलो, गलत आंसर हुआ। कहाँ पे मिस्टेक किया हमने? हमें इस चीज़ को ढूंढना है कि तुमने गलती किया, वो गलती कहाँ पे हुआ। सर शायद से ये मिस्टेक नहीं, क्योंकि -d ऐसा कुछ वेक्टर जैसा होगा, बस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो गलती कहाँ पे किया, वही तो हुआ। तुमने कुछ मिस्टेक किया, या फिर मिस्टेक किया मतलब गलती किया कुछ कहीं ना कहीं, वो कहाँ पे हुआ? हमने जो मिस्टेक करा वो इस जगह पे करा। जैसे ही हमने ये वैल्यू लिखा, यहाँ पे मुझे एक माइनस साइन को डालना पड़ेगा। क्यों डालना होगा, कोई बता सकता है क्यों डालना होगा? क्योंकि जैसे जैसे r घटता जाएगा वैसे वैसे v बढ़ता जाएगा, आया ना। तो ऊपर वाला टर्म हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक माइनस साइन मुझे अप्लाई करना होगा यहाँ पे। अब आई थिंक तुम्हें गलती समझ में आ गया होगा, और एक माइनस साइन यहाँ पे लगा दो, और ये फाइनली बन जाएगा। तो v रिलेटिव विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ जी एम वन प्लस ऑफ एम टू
m2 डिवाइडेड बाय डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और इसका दूसरा तरीका जो एनर्जी से हम लोग कर सकते हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d था तो सिस्टम का एनर्जी कितना था। सिस्टम का एनर्जी था, मैं एनर्जी भी लिख देता हूँ, माइनस ऑफ जी m1 m2 बाय डी, पोटेंशियल एनर्जी। और जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आधा हो गया d/2 तो फिर इसका m1 और m2 का एनर्जी कितना हो गया, माइनस ऑफ जी m1 m2 बाय d/2। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस हुए हैं अट्रैक्शन के कारण से, फोर्स लगा, पोटेंशियल एनर्जी घटा, तो वो इसके वेलोसिटी में जाएगा v1 एंड v2। तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ डेट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर। ये आएगा हमारा एनर्जी कंजर्वेशन से आंसर। अब तो मुझे बताओ v1 और v2 कैसे पुट करेंगे। v1 और v2 कैसे पुट करें। सर सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा। कैसे होगा v1 और v2। v1 एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और फिर v1 इज ऑल्सो अननोन, v2 इज ऑल्सो अननोन। इस इक्वेशन से मैं दो चीज़ें नहीं निकाल सकता, एक ही चीज़ें निकाल सकता। देखो v1 और v2 में एक और रिलेशन आएगा, वो है मोमेंटम कंजर्वेशन से। वही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। क्या एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे जीरो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब m1 v1 शुड बी इक्वल्स टू m2 v2। यहाँ से रिलेशन आया v1 एंड v2 में। तो मान लो तुम्हें v1 निकालना है तो का वैल्यू कितना आ जाएगा, m1 v1 अपॉन m2, जो कि हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। सो डेल्टा u विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। अब हम लोग इसमें से v1 को निकाल सकते हैं सेपरेटली। तुम्हारा v1 आएगा फिर v2 आएगा तो v रिलेटिव निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या। हाँ सर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जो कि हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे, इसके लिए अभी टेंशन। सर एक डाउट था। बोलो। सर लाइक मैंने दोनों की वेलोसिटी अलग अलग निकाल के फिर रिलेटिव करने के लिए ऐड कर दिया, तो उसमें अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2 हो रहा था। तुमने क्या तो किया, वैसे क्यों गलत है। तुमने ये काम किया। नहीं, फोर्स मेथड से किया था, लेकिन उसमें अलग अलग वेलोसिटी निकाला, m1 का अलग m2 का अलग, फिर वो डायग्राम देख के ऐड कर दिया वेलोसिटी रिलेटिव के लिए। तुमने इस रिलेशन को यूज किया v1 m1 v1 इज इक्वल टू m2। नहीं। फिर वो भी तो रिलेशन यूज करना होगा उसमें। ठीक हाँ है। सर v1 निकालते वक्त s क्या लेंगे, डिस्टेंस। v1 निकालते वक्त जब d/2 डिस्टेंस हो जाएगा, इसमें तो इनिशियल और फाइनल ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। तो v1 और v2 में s तो जरूरत नहीं होता ना, सर इनिशियल। अगर पहली बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा दूसरे बॉडी से और अलग अलग डिस्टेंस कवर किया तो d/2 नहीं बता सकते। क्या मतलब, नहीं समझा मैं। मतलब अगर m1 का एक्सेलरेशन m2 का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो जरूरी नहीं ना कि d/4 पर ही हम मोमेंटम लोग का वेट का कंजर्वेशन, डिस्टेंस। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन किया जा रहा है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा उससे मुझे मतलब नहीं है। डिस्टेंस भी अगर देखना है तो सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे होना चाहिए। तो m1 डेल्टा x1 विल बी इक्वल्स टू m2 डेल्टा x2। इसको रिलेशन को फॉलो करेगा ये। कितना हाँ सर डिस्टेंस मूव समझा। किया, डेल्टा x1, और ये कितना किया, डेल्टा x2। ठीक है। खैर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं जाना है, जैसे मैंने बताया वैसे करने का। ठीक
ठीक है, और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक अच्छा सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूलेज वगैरह हम लोग देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ होता है, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखते थे ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखते थे, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग ये देखते थे कि अगर लेट से कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ये होता है। तो चार्ज क्या करता है, बेसिकली अपने चारों ओर एक स्पेस क्रिएट करता है और इस स्पेस में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। सेम वे में यहाँ पे भी अगर कोई एक मास रखा हुआ है तो इस मास का तो कोई प्लस या फिर माइनस नहीं होता है, सिर्फ मास होता है, और इस मास को हम लोग एक नेगेटिव चार्ज की तरह एज्यूम करते हैं। मतलब जो फील्ड है वो अंदर की तरफ आ रहा है हमेशा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा आर डिस्टेंस पे, वो कितना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या हो गया कि एक अपना स्पेस क्रिएट कर लिया है और इस स्पेस के अंदर कोई भी एक छोटा सा मास आएगा उसके ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण से। तो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड बाय, इसमें जी लगा देते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स डिवाइडेड बाय द ये मास। तो इस पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। फोर्स कितना लगता है इसके ऊपर, तो ये एक फॉर्मूला है, इसे हम लोग याद रख सकते हैं। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी यूज करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस जगह पे हम लोग क्या यूज करते थे, इट इज इक्वल्स टू के Q1 या फिर Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करते थे। सेम वे में मास से अगर हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आंसर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें एक माइनस साइन लगता है। नेगेटिव साइन किस लिए लगाते हैं हम लोग, डायरेक्शन पे। ठीक है, तो फील्ड क्या होगा, ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगा। तो सर ग्रेविटेशनल फील्ड सीधे सीधे एक्सेलरेशन ही तो बता रहे हैं। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो बोलो जी, अभी हम लोग उसको समझने वाले थे। खैर, तो वो क्या चीज़ है हम लोग अभी आगे देख लेंगे। तो इसका ग्राफ हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर कोई मास रखा हुआ है इस जगह पे तो आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, इज माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, माइनस साइन बस डायरेक्शन को बता रहा है। और इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर। तो ये ऐसा होगा, नीचे से ग्राफ जाएगा, क्यों, ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव इसीलिए। ठीक है क्या, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना कि ग्रेविटेशनल फील्ड में हमेशा माइनस साइन आता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी माइनस साइन आता है। और अगर तुमने एक माइनस साइन दिया तो वेक्टर की लगाना ज़रूरी हो जाता है, और इसको आर कैप लिख देते हैं। यहाँ पे भी वेक्टर लगा सकते हैं और आर कैप लिख, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमेशा याद रखना है जी एम बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन तो हम लोग आराम से ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ग्राफ में एक माइनस साइन को लगाना और कुछ नहीं। क्लियर है क्या, हाँ सर। बिल्कुल हाँ सर। इजी चीज़ है और कुछ नहीं है।
तो तुम लोग एक क्वेश्चन करके मुझे बता दो फटाफट। और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है पहले। एक रॉड है, एक्सटेंडेड रॉड, जिसका मास कैपिटल एम और इसका लेंथ है एल। तो इस पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? फाइंड ग्रेविटेशनल एट, बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। सर डन। बोलो क्या? GM/A+L/2 का स्क्वायर माइनस आई कैप। ए प्लस एल बाई टू का स्क्वायर। हाँ। ए प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसा है? हूँ। सही से किया है? ज्योमेट्रिकल सेंटर से। फिर से करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। डन सर। GM/A × A+L। कितना आ रहा है? A × A+L। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें मुझे एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट आया है डी एक्स थिकनेस का, एक छोटा सा मास होगा, डी एम मास। और इस डी एम मास के कारण से इस पूरी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा? डेट विल बी इक्वल्स टू जी डी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना? एक्स है, एक्स स्क्वायर। और क्योंकि मास छोटा सा है तो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड भी छोटा सा होगा। और मुझे इसी को बस इंटीग्रेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। सो द ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जी डी एम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। जो भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो और डी एम का वैल्यू पुट कर लो। डी एम कितना हो जाएगा? डी एम विल बी इक्वल्स टू लेमडा डी एक्स, लेमडा का वैल्यू एम बाय एल इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट जो भी है बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x² डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ए से लेकर के ए प्लस ऑफ एल तक। और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद कितना आता है? ए प्लस ऑफ एल, ए ए प्लस ऑफ एल। याद आया? हाँ सर। नेक्स्ट इज, ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, डिराइव करते हैं। डिराइव नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में ऑलरेडी किया हुआ है, उसी को बस इम्प्लीमेंट करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हम लोगों ने पढ़ा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग हम लोग निकालने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, रिंग के कारण से कितना था? KQX/x² + हाँ, r² रिंग की के पावर कारण 3। से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? अगर इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू गिवन है तो डेट विल बी इक्वल्स टू के क्यू, कितना था? के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x² ऑफ + r² पावर थ्री आर बाई टू, स्क्वायर की ऊपर पावर 3/2। 3/2। थ्री बाई टू। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आएगा। तो मान लो कि हमारे पास ये एम मास का एक रिंग है और इस पी पॉइंट पे
कैपिटल एम ले लो, स्मॉल एम जो भी है, और रेडियस इसका, और इस पी पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है। तो ऑफ कोर्स वो इस डायरेक्शन में होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला जो होगा वो यही होगा, के के जगह पे लिखेंगे हम लोग जी, क्यू के जगह पे लिखेंगे एम, एक्स क्या हो जाएगा डिस्टेंस, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर टी बाई टू, ये हमारा फॉर्मूला। और माइनस साइन को हमेशा लगा करके रखेंगे डायरेक्शन के। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, याद करो इसके लिए ग्राफ कैसा था, ऐसा था, है ना। तो इसके लिए ग्राफ कैसा होगा, हाँ बस नेगेटिव साइन आ चुका है तो ये पलट जाएगा, ऐसा होगा। और कौन से लोकेशन पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा, आर बाय माइनस रूट, आर बाय टू, आर बाय बाय रूट। रूट। आर बाय रूट, ये आ गया। डिस्क के कारण से भी निकाल सकते हैं, डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बताओ जल्दी से। के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में। इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज गिवन है तो फॉर्मूला, सर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो सिग्मा है हमारे पास यहाँ पे, मतलब चार्ज डेंसिटी कहलाता है। सिग्मा इज व्हाट, चार्ज डेंसिटी व्हिच इज क्यू अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास m है, इसका मास कितना है m है, और हम लोग x डिस्टेंस पे जाकर के इस p पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे फील्ड कितना होगा। क्या हम लोग q को m से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ। क्या हम लोग एरिया को एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ। एरिया तो रिप्लेसेबल, क्या मतलब है, कुछ नहीं। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि सिग्मा जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में यूज़ करते थे, सेम यहाँ पे सिग्मा हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिग्मा को रिप्लेस किया जाएगा सिग्मा से ही, जैसे m को q से रिप्लेस करते थे हम लोग, उस तरीके से सिग्मा को सिग्मा से रिप्लेस करेंगे। लेकिन दोनों जगह पे सिग्मा का मतलब क्या होगा, इधर होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, और इस तरफ सिग्मा का मतलब होगा मास पर यूनिट, ठीक है। सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट है। अब टू एप्सिलॉन नॉट को कैसे चेंज करें, जी को हम लोग रिप्लेस करते हैं के से, तो के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम लोग 1/2 एप्सिलॉन नॉट को कितना लिख सकते हैं, बोलो। जी बाय टू। दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई कर लें, 2 पाई से, है ना। नीचे क्योंकि 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट को हम हाँ लोग सर। 2 पाई जी से रिप्लेस कर सकते हैं। ऊपर आ जाएगा 2 पाई जी, और क्या मल्टीप्लिकेशन में आएगा, नॉर्मल चीज़ें जो यहाँ पर लिखा हुआ है, विच इज़ 1 माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया, दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 2 पाई जी इंटू सिग्मा 1 माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर।
मतलब कि तुम्हें बस फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट का याद होना चाहिए, वो याद है तुम ग्रेविटेशनल फील्ड का भी फॉर्मूला आराम से बता सकते हो। कोई डाउट किसी को? अब चाहो नो तो सर। सिग्मा को तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो, सिग्मा को तुम ऐसे करके m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो तो ये m के फॉर्म में भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं तो बोलूँगा, प्रिफर करूँगा कि बस इस फॉर्मूले को याद रखो, बाकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास डिस्क ना हो करके कोई हॉलो स्फीयर हुआ तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, और इसमें कोई भी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का लफड़ा नहीं है, कोई भी चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं कि मास मूव करके सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो मास बचेगा ही क्या, मास मूव कर गया तो ये एक हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर के कारण से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैट में दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, एक आउटसाइड और एक इनसाइड, है ना। तो बताओ आउटसाइड का फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाय एक्स। के के क्यू क्यू बाय बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। और इनसाइड का फॉर्मूला क्या था? जीरो। ज़ीरो। यहाँ पे भी वही काम करना है हमें। तो अगर कोई होलो स्फीयर है जिसका मास m है, तो दो लोकेशंस हो सकते हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताया जा सकता है, एक इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा? ज़ीरो, और आउटसाइड विल बी इक्वल्स टू g m बाय आर स्क्वायर। माइनस साइन को सर ये इंक्लूड कर सेम लेंगे इसलिए आ रहा है ना, लाइक क्योंकि, सेम काइंड ऑफ इंटीग्रेशन होगा। हाँ, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट लेंगे, सेम काइंड ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, हर एक चीज़ सेम होगा। और इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा होगा। आर डिस्टेंस तक तो ज़ीरो रहेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, घटना स्टार्ट करें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एक्स, लेकिन नेगेटिव। सॉलिड स्फीयर के कारण से देख लेते हैं। सो ग्रेविटेशनल सर थोड़ा ऊपर करो ना फील्ड स्क्रीन। ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, डन सर। ग्रेविटेशनल फील्ड सॉलिड स्फीयर। तो ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में याद करो दो पॉइंट्स थे, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। तो आउटसाइड में क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रोस्टैट्स में? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर जो है हमारा सेंटर से डिस्टेंस है, और इनसाइड कितना था फॉर्मूला? के क्यू एक्स बाय आर एक्स क्यूब। बाय आर क्यू। के क्यू आर अपॉन आर क्यू, where capital R is the radius of the solid sphere। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर दिया गया है जिसका मास m है, और दो लोकेशन पे हमें फील्ड निकालना है, तो पहले इनसाइड लिख लेता हूँ। इनसाइड में जो फील्ड होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा जी एम एक्स डिवाइडेड बाय आर। इस जगह से डिस्टेंस को मैं एक्स बोल रहा हूँ, और आउटसाइड के लिए जी कैपिटल M डिवाइड बाय
आर स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर जो देखो, और दोनों में माइनस साइन आएगा, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को दिखाने के लिए। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल आर तक तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। ऐसा करा, समझ में आया क्या? तो ये हम लोग का ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हो गया। काफ़ी सिंपल सिंपल से चीज़ें थे, कुछ इसमें खास बताने के लिए था नहीं। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर में से एक छोटा सा पार्ट कट करके निकाल दिया गया, इतना छोटा सा पार्ट कट करके निकाल दिया गया। तो बोला गया इस पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, ये निकालना। इसका रेडियस है r और इसका डेंसिटी जो है वो रो दे रखा है। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी, सॉल्व करो इसका। ये जो इस कैविटी बनाया गया है, यहाँ पे कट किया गया, इसको टच कर रहा है और सेंटर को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो ये कैविटी प्रॉब्लम है और आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है। कैविटी प्रॉब्लम हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे किए हुए हैं। तो सबसे पहले इस वाले सॉलिड स्फीयर के कारण से इस पी पॉइंट पे फील्ड देखेंगे जो कि इस डायरेक्शन में होगा, और दूसरे बार में इस छोटे से कैविटी के कारण से, जिसको हम लोग माइनस ऑफ एम मास एज्यूम करेंगे, नेगेटिव मास सिस्टम, नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो इधर E2 होगा, नेगेटिव है इसीलिए दूर जा रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड E1 माइनस ऑफ E2। माइनस साइन डाल दिया है मैंने यहाँ पे, तो ये मुझे माइनस अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं तुम्हें बताया। तो इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल एम है। कैपिटल एम कितना हो जाएगा, कैपिटल एम विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन रेडियस है r/2 तो हो जाएगा 1/8। तो इसका मास को अगर मैं m मान रहा हूँ तो ये 8m हो जाएगा। समझ में आएगा? हाँ सर। बेसिक सा चीज़ था। तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट आउटसाइड है तो हो जाएगा Gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इतना डिस्टेंस है, ये r है और ये भी डिस्टेंस r है, तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, Gm डिवाइडेड बाय डिस्टेंसेस, ये वाला r है और ये रेडियस r/2 है, तो ये r/2 का होल स्क्वायर। ऐसा, तो अब दोनों के वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो एक सिंपल सा चीज़ था। और ऐसे भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि दो मासेस रखे गए, बोला गया कि अर्थ इस जगह पे रखा गया है और मून इस जगह पे रखा गया। अर्थ का मास जो है कैपिटल एम है और मून का मास जो है कैपिटल M/6 है, मान लो ऐसा बोल दिया गया। तो इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस L है तो पूछा गया किस लोकेशन पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, है ना? तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या मैं इसको एक पॉइंट मास की तरह एज्यूम कर लूँगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, और लेट से x डिस्टेंस पे नेट फील्ड 0 होने वाला है।
तो एक ग्रेविटेशन फील्ड इधर होगा, एक ग्रेविटेशन फील्ड इधर होगा। E1 और E2 के वैल्यू को मुझे इक्वल कर देना है। वन कितना हो जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाय एल माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ Yes, sir. सर। ठीक है, फिर बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह स्टार्ट करेंगे और फिर पोटेंशियल वगैरह स्टार्ट होगा। बाकी होमवर्क के लिए एक डीपीपी लिख लो और एक्सरसाइज थर्ड पार्ट 2, नहीं डीपीपी हटा दो, पार्ट 2 कंप्लीट कर लेना सर, पार्ट 2। ओके।